हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि जो जन्मजात खोड़खापन कहते हैं हम लोग, या तो बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं। एग्जैक्टली वो क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसको क्या क्या उसके रीजंस होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। पहले जनरल मैं बात करना चाहती हूँ कि कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट यानी कि कंजेनाइटल का मतलब होता है कि एनी मेडिकल कंडीशन की जो बर्थ, जब भी पर्सन का बर्थ होता है और तब से अगर वह प्रेजेंट है तो उसे कंजेनाइटल बोला जाता है। यानी कि मदर के वूम में से जब भी आपका डेवलपमेंट होता है वह समय में ही कोई भी डेवलपमेंटल या तो स्ट्रक्चरल कंजेनाइटल अनोमलीज आती है, डिफेक्ट आती है, उसे कंजेनाइटल अनोमलीज कहा जाता है। अभी इसके रीजंस काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट्स है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होता है या तो मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे की धड़कन आती है और उसके बाद वापस चली जाती है। 8 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे बच्चा अंदर सूख जाता है। अपने के आजू बाजू हर जगह ऐसा सुना होगा कि फर्स्ट टाइम जब भी प्रेगनेंसी रुका और मिसकैरेज हो गया, या तो बच्चे का हार्ट बीट जो था वो डेवलप ही नहीं हुआ, या तो हार्ट बीट आकर चला गया। यह सब क्या होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, क्योंकि जनरली मिसकैरेज होता है तो मदर के लिए, जो प्रेग्नेंट महिला है उसके लिए बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसा होता है। और सब उनके जो नियर डियर है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको एक क्वेश्चन रहता है कि मैम इसका रीज़न क्या होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम देयर इज़ नो रीज़न, वहाँ पे कोई रीज़न होता नहीं है। और बाकी का जो 50% है कि उसमें आइदर देयर इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक रीजंस होते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं उसकी वजह से भी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अभी इसके टाइप्स क्या होते हैं? जो टाइप्स हैं, आइदर इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मदर के वूम में एम्ब्रियो जो रहता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, और आफ्टर इम्प्लांटेशन आपका जो बॉडी रहता है, जो डेवलपमेंट फेज़ हम कहते हैं, ऑन एन एवरेज इट इज़ 24 वीक्स का जो फेज़ है आपका, यानी कि इनिशियल जो 6 मंथ्स होते हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। और जो लास्ट डेवलपमेंट कंप्लीट होता है दैट इज़ द हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है दैट गेट्स कंप्लीटेड एट 24 वीक्स। हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चरल अनोमलीज क्या क्या होती है। स्ट्रक्चरल यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि हार्ट का डेवलपमेंट। हार्ट में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हार्ट में होल है, जो लोअर चेम्बर्स रहते हैं उसके बीच में जो कनेक्शन रहता है, और वहाँ पे दैट इज़ अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट है दैट इज़ VSD। एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल अनोमलीज जो होती है उसमें आता है हार्ट डिफेक्ट्स। और काफ़ी बार ऐसे देखा है कि स्मॉल होल है और वो ऑटोमेटिक जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चा क्राई करता है, सांस लेना शुरू करता है, और ऐसे छोटे जो होल रहते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर बड़े लार्ज होल वगैरह है तो उसमें फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि क्लेफ्ट लिप, यानी कि जो बच्चे का जो पैलेट है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके जो लिप्स वगैरह है, क्लेफ्ट लिप वगैरह भी हो सकता है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल अनोमलीज हो सकती हैं। लिम्ब रिडक्शन, यानी कि एक आधा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि बच्चे का जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके डेवलपमेंट के टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। आपने देखा होगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में काफ़ी बार ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वो हॉलो रहती है, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स है।
सो ऐसी सारी अनोमलीज स्ट्रक्चरल अनोमलीज में होती है। डेवलपमेंटल जो है यानी कि फॉर एग्जांपल मदर जो है स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह अगर कंज्यूम करती हैं तो ऐसे मदर के जो बच्चे हैं उसमें डेवलपमेंटल अनोमलीज भी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको टाइप्स बता दिए, टाइप्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में भी बता दिया। अभी यह जो प्रॉब्लम है यह क्यों आती है, मोस्ट कॉमन जो है कि फॉलिक एसिड। हमारा एक वीडियो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि जब भी आपको कंसीव करना है उसके 2 महीने पहले आप हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में भी विज़िट ले सकते हैं ताकि आपका प्रॉपर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हो सकता है। जो भी आपको गाइडेंस देना है वो हम दे सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और हमारा जो वीडियो है वह भी आप विस्तारित रूप से देख सकते हैं ताकि आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होता है उसका डिटेल पता चल सके। अभी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में जनरली उनके बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं और एक फॉलिक एसिड करके विटामिन होता है, उसकी टैबलेट स्टार्ट करते हैं। सो फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अगर फॉलिक एसिड आपके बॉडी में कम मात्रा में है तो बच्चे को कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट एंड मोस्ट कॉमन इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में भी डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि जो भी मदर है स्मोकिंग अल्कोहल, या तो कोई मदर को फीवर की हिस्ट्री है, तो फीवर कौन से प्रकार का फ़ीवर है, कौन से टाइप का फ़ीवर है, वह फीवर की ट्रीटमेंट वगैरह करके पेशेंट को बोला जाता है कि अभी दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप अभी कंसीव कर सकते हो। क्योंकि ड्यूरिंग फीवर या तो ड्यूरिंग कोई भी इन्फेक्शन, जैसे मोस्ट कॉमन रुबेला वायरस वगैरह जो है, टॉर्च ग्रुप ऑफ वायरसेस जो है, यह वायरसेस अगर आपके बॉडी में है तो बच्चे को डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके बॉडी में अगर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है तो अल्कोहल बेबी सिंड्रोम है, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कैफ़ीन वगैरह की वजह से भी काफ़ी अनोमलीज वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन एनवायरमेंटल, सो आपके बॉडी में अगर आप नियर डियर जो आपके केमिकल इंडस्ट्रियल जोन में अगर आप रहते हैं तो इस वजह से केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है। सो यह सारे रीजंस होते हैं कि आपको कंजेनाइटल अनोमलीज आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि अभी हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर नॉर्मली जैसे पेशेंट्स रहते हैं एंटीनेटल पेशेंट्स, उनको रेगुलर फर्स्ट डेटिंग स्कैन होता है, यानी कि आपका कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है, इतने वीक्स का प्रेगनेंसी है। उसके बाद आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन, जिसे हम एनटी स्कैन कहते हैं, नकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट स्कैन होती है। उसमें बच्चे का जो नेक का जो थिकनेस रहता है, नेप ऑफ द नेक का, उसका थिकनेस मेजर किया जाता है। उसके बाद डबल मार्कर टेस्ट एडवाइस किया जाता है, और इसके अंदर जो हम सिंड्रोम्स वगैरह रहते हैं तो उसका रिस्क कैलकुलेट करते हैं। यदि किसी महिला को ज़्यादा रिस्क आता है तो ऐसे पेशेंट को नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। काफ़ी बार हम अभी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट जो आए हैं, NIPT करके टेस्ट है, इवन क्वाड्रिपल मार्कर जो हम लोग ऑलमोस्ट 18 to 20 वीक्स के बीच में आपका एक सेकेंड लेवल स्कैन होता है। उसके बाद क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट, अगर कोई पेशेंट लेट आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन नहीं हुआ है और डबल मार्कर नहीं हुआ है, तो यह पेशेंट को सेकेंड ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन, उसके बाद क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। और काफ़ी बार हमने देखा है कि एंटी स्कैन हो गया, उसमें अगर एंटी जो थिकनेस रहती है वह अगर ज़्यादा है, सो ऐसे पेशेंट को नेक्स्ट लेवल यानी कि आइदर NIPT विच इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, और अगर पेशेंट को कंफर्मेशन चाहिए 100% तो हम एमनियोसेंटेसिस करके टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे के आजू बाजू जो पानी रहता है उसको खींच के फिर उसको कैरियोटाइपिंग यानी कि जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है। सो यह सारे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इससे इवन अर्ली अगर हमें डायग्नोस करना है तो 8 to 10 वीक्स में, जैसे यदि कोई पेशेंट है कि जिसमें मदर को थैलेसीमिया माइनर है, फादर को भी थैलेसीमिया माइनर है, तो ऐसे पेशेंट में 50% चांसेस होते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर आ सकता है, और 50% चांसेस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर आ सकता है। सो यदि यह पहले से ही पता है, आपका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हो चुका है,
तो 8 to 10 वीक्स में हम जो टेस्ट करते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो टेस्ट करते हैं अराउंड 10 to 11 वीक्स में ये करते हैं। सो अर्ली पता चल जाता है कि यह बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। यदि मेजर आता है तो उनको टर्मिनेशन का ऑप्शन दिया जाता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, ताकि लेट प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है तो उसका डायग्नोसिस अर्ली हो सकता है। सो यह हो गया उसका डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट में डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्रकार की कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स हैं, वेदर स्ट्रक्चरल है या डेवलपमेंटल है। स्ट्रक्चरल में हार्ट डिफेक्ट, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन इज़ हार्ट डिफेक्ट। हार्ट में अगर छोटे मोटे होल रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यदि बड़े साइज़ के हैं तो उनको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और डेवलपमेंटल जो अनोमलीज़ रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्रकार की अनोमलीज़ है, वह हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि कंजेनिटल अनोमलीज़ क्या होती है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि जो रिपोर्ट्स आपके भेजते हैं वो भी नॉर्मल आते हैं, मदर फादर के कैरियोटाइपिंग भी नॉर्मल आते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 50% ऑफ द टाइम देर इज़ अ रीज़न कि दिस इज़ द रीज़न फॉर कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट, और 50% ऑफ द टाइम कोई भी रीज़न नहीं मिल पाता है जिसे हम फंक्शनल बोलते हैं। और ऐसे डिफेक्ट के चांसेस रिकरेंस, मतलब दूसरी प्रेगनेंसी में बच्चे को डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। यदि एक बार बर्थ डिफेक्ट वाला या तो कंजेनिटल अनोमली वाला बच्चा हुआ है तो सेकेंड टाइम आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे बीइंग अ IVF स्पेशलिस्ट, IVF इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और इसमें अभी हम PGD वगैरह जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, वह करके आपका जो एम्ब्रियो है वो यूप्लॉइड एम्ब्रियो है या नहीं, वह या एनोप्लॉइडी है, वह पहले से ही कंफर्म कर सकते हैं। अगर वह एम्ब्रियो एनोप्लॉइड है यानी डिफेक्ट वाला है तो उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अगर यदि यूप्लॉइड यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो है तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सो यह भी एक प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे मैंने फॉलिक एसिड का आपको बताया, वैसे यह प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट जो होता है यह एक प्रिवेंटिव मेजर है कि हम डिफेक्ट आने के चांसेस कम कर सकते हैं, या तो हम नॉर्मल एम्ब्रियो ही रखते हैं। सो जो स्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल डिफेक्ट आने का रिस्क कम हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।